म्यूचुअल फंड मार्केट में एनएफओ की भरमार है। हर सप्ताह कई सारे एनएफओ लॉन्च हो रहे हैं और यदि इन सारे एनएफओ को एक साथ ध्यान से देखें तो हमें लगता है कि एएमसीज ने लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ईएलएसएस, कुछ फंड्स ने मोमेंटम फंड, फोकस्ड फंड, थीमेटिक फंड और बहुत सारे फंड्स लॉन्च किए हुए हैं और लगता है कि अब शायद एनएफओ के मार्केट में म्यूचुअल फंड के लिए अब कोई इनोवेशन का स्कोप्स नहीं है। लेकिन इसी बीच मोतीलाल ओसवाल ने निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड को लॉन्च किया हुआ है और आज हम चर्चा करेंगे इसी फंड्स के बारे में और ये निर्णय लेंगे कि क्या एक कॉमन इन्वेस्टर्स को इस एनएफओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या उससे दूर रहना चाहिए, या यूं कह सकते हैं एक कॉमन इन्वेस्टर, एक रिटेल इन्वेस्टर जो मैक्रो कैप फंड में सामान्य अवस्था में इन्वेस्ट नहीं कर सकता, क्या इस फंड के थ्रू वो इन्वेस्ट कर सकते हैं? यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए उसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और आप यदि फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में जो बेल आइकॉन है उसको जरूर दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। एस्ट्रॉन टेक्सफिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम डीएम झा है। इस एनालिसिस के दौरान हम तीन बातों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड के सैलिएंट फीचर्स के बारे में, फिर हम बात करेंगे माइक्रो कैप फंड्स बेसिकली है क्या, और फिर माइक्रो कैप फंड्स के सैलिएंट फीचर्स के बारे में जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही हो सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर इन तीनों पॉइंट्स के बेसिस पे, एनालिसिस के बेसिस पे अंत में हम ये निर्णय लेंगे कि क्या एक कॉमन इन्वेस्टर्स को एनएफओ में पार्टिसिपेट करना चाहिए या उनको इससे दूर रहना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोतीलाल ओसवाल के सैलिएंट फीचर्स के बारे में। ये पहला फर्स्ट पैसिव मैक्रो कैप फंड है, सबसे पहला इंडेक्स मैक्रो कैप फंड हिंदुस्तान का ये सबसे पहला फंड है और इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं 500 रुपए, कम से कम मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद 1 रुपए के मल्टीपल में कोई भी अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। आइदर इट मे बी एसआईपी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट और लमसम मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब दोनों ही इन्वेस्टमेंट के लिए कम से कम 500 रुपए आपको चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए। और इसका एग्जिट लोड 1% है यदि आप 15 दिनों के अंदर एग्जिट ले करते हैं और 15 दिन के बाद यदि एग्जिट करते हैं ये नील है। ये इस फंड की एक बहुत बड़ी विशेषता है। लेकिन नॉर्मल कोर्स में मोस्ट ऑफ द इक्विटी फंड्स में 1 साल के अंदर यदि आप एग्जिट करते हैं तो कुछ ना कुछ एग्जिट लोड लगता है और 1 साल के बाद यदि एग्जिट करते हैं तो 0 एग्जिट लोड लगता है। ये नॉर्मल इक्विटी फंड्स के फीचर्स के बारे में बता रहा हूं, लेकिन यहां उन्होंने 365 डेज को कम करके 15 डेज कर दिया। सो इट्स ए स्पेशल फीचर ऑफ दिस फंड। उसके बाद हम देखते हैं इसका टोटल एक्सपेंसेस रेशियो। डायरेक्ट में इट इज 0.4% और रेगुलर में इट इज 1%। सबसे पहले ये डिफरेंस जो है इन दोनों के बीच के 0.6% है। इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन इस फंड में 0.6% है। दूसरी बात, यदि आपको डायरेक्ट और रेगुलर के बारे में मालूम है तो अच्छी बात है। यदि इसके बारे में और कुछ जानकारी चाहते हैं तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके इसके बारे में विशेष जानकारी ले सकते हैं। फिर हम बात करते हैं कि ये जो फंड है, ये फंड जो इन्वेस्ट करेगा अपने फंड को, वो इन्वेस्ट करेगा वैसे स्टॉक में जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से 501 से 750 के पोजीशन पे है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, अगेन रिपीटिंग, मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में यदि आपको पता है तो अच्छी बात है। यदि इसके बारे में और जानकारी चाहते हैं तो इसकी भी जानकारी ऊपर दिए गए आई बटन में क्लिक करने पर आपको मिल सकती है। अब ये फंड जून 29, 2023 को क्लोज होगा और इसका यूनिट का अलॉटमेंट 5 जुलाई 2023 को होगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये एनएफओ अभी चल रहा है, ये बंद क्लोज होगा जून 29 को और यूनिट्स का अलॉटमेंट 5 जुलाई 2023 को होगा। इसके जो फंड मैनेजर हैं वो है मिस्टर स्वप्निल मायकर। ये एमकॉम है और एडवांस डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है। ये आज के दिन में मोतीलाल ओसवाल के 19 फंड्स को मैनेज कर रहे हैं, जिसमें 12 फंड ऐसे हैं जिनका एज लेस देन 3 इयर्स है, 5 फंड ऐसे हैं जिनका एज 3 इयर्स टू लेस देन 5 इयर्स है और 2 फंड ऐसे हैं जिनका एज मोर देन 5 इयर्स है। और मोतीलाल ओसवाल ज्वाइन करने के पहले ये 2005 से लेकर 2010 तक बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड में भी काम कर चुके हैं।
अब हम चर्चा करेंगे माइक्रो कैप स्टॉक्स का। ये वो स्टॉक्स हैं जिनकी मार्केट वैल्यू स्मॉल कैप से भी कम होती है। जैसा कि आप जानते हैं, सबसे अधिक वैल्यू लार्ज कैप की होती है, उसके बाद मिड कैप की होती है, उसके बाद स्मॉल कैप की होती है, और माइक्रो कैप का वैल्यू स्मॉल कैप से भी कम होती है। ये वो स्टॉक्स हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से पोजीशन जो है 501 ऑनवर्ड है। जैसा कि आप जानते हैं कि लार्ज कैप का टॉप 100 स्टॉक्स को बोलते हैं, उसके बाद 101 से लेके 250 तक मिड कैप होता है और 251 से लेके 500 तक स्मॉल कैप होता है। 501 ऑनवर्ड जो माइक्रो कैप होगा मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। और इनका जो शेयर है टोटल मार्केट में इसके केवल मात्र 3% टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन का है। तो आप देखें 97% जो शेयर है वो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का है। केवल 3% शेयर जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन का। इससे ये समझ में आता है कि इनका बेस कितना कम है। और सबसे नेगेटिव पॉइंट इसमें ये है, इसका मोर देन 40% स्टॉक्स ऐसे हैं, इसका मतलब 501 ऑनवर्ड वाले 40% स्टॉक्स ऐसे हैं जिसका कोई एनालिसिस का रिकॉर्ड नहीं है, जिसके बेसिस पर कोई एनालिस्ट फॉरकास्ट कर सके इसके रिटर्न के बारे में या इसके रिस्क और रिटर्न दोनों के बारे में। केवल 12% ही ऐसे स्टॉक्स हैं जिनका एनालिसिस मोर देन 5 इयर्स का रिकॉर्ड में है। इसका मतलब 88% स्टॉक्स इसमें ऐसे हैं जिनका या तो कोई एनालिसिस रिकॉर्ड नहीं है या एनालिसिस रिकॉर्ड है तो उसका 5 साल से कम का रिकॉर्ड है इनके पास। और नॉर्मली माइक्रो कैप स्टॉक में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो थ्रू पीएमएस या अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के थ्रू होता है। पीएमएस मींस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड मींस एआईएफ। इन दोनों के थ्रू ही नॉर्मली इन्वेस्टमेंट माइक्रो कैप स्टॉक में होता है। लेकिन इन दोनों सर्विसेज की सबसे बड़े नेगेटिव पॉइंट्स है कि इनका जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट है वो काफ़ी अधिक होता है, जो कि रेगुलर इन्वेस्टर्स के काबू के बाहर होती है। वो उतना इन्वेस्ट नहीं कर सकते। रेगुलर इन्वेस्टर चाहते हैं कि 1000, 10,000, 5,000, 1 लाख, 2 लाख इन्वेस्ट करें, लेकिन इन दोनों सर्विसेज में मिनिमम लिमिट जो है काफ़ी अधिक है, जो रेगुलर इन्वेस्टर नहीं कर सकता है। सो रेगुलर इन्वेस्टर्स के लिए ये मोतीलाल ओसवाल एक अपॉर्चुनिटी है कि वो यदि चाहते हैं कि माइक्रो कैप फंड में हम पार्टिसिपेट करें, वो थ्रू दिस फंड दे कैन पार्टिसिपेट। अब हम बात करते हैं माइक्रो कैप स्टॉक्स या फंड के कुछ सैलिएंट फीचर्स के बारे में, जो कि नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पिछले 6 महीने में माइक्रो कैप स्टॉक्स ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। यदि लास्ट 3 इयर्स की हम ये तुलना करें तो हम देखते हैं कि माइक्रो कैप स्टॉक्स ने 58% का CAGR दिया है, जबकि स्मॉल कैप ने 42% का दिया है और निफ्टी 50 ने 26% कर दिया है। तो आप देखें, सामान्य अवस्था में कॉमन इन्वेस्टर ये समझते हैं, और ये बात सच भी है कि पिछले 3 सालों में स्मॉल कैप ने काफ़ी बेहतर परफॉर्म किया है, जो कि 42% है, लेकिन माइक्रो कैप ने उससे भी बेहतर परफॉर्म किया है, जो कि 58% है। माइक्रो कैप स्टॉक्स में कुछ कॉरपोरेट गवर्नेंस की और अर्निंग अनप्रेडिक्टेबिलिटी की इश्यूज होते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 2 इशू माइक्रो कैप स्टॉक्स में होते हैं, लेकिन चूंकि अर्निंग अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, इसका मतलब दोनों ही हो सकता है कि समटाइम्स ये काफी नीचे जा सकते हैं और समटाइम्स ये मैनीफोल्ड रिटर्न्स भी दे सकते हैं। तो ये आपको जज करना है। ये देखिए ये कितना अनप्रेडिक्टेबल अर्निंग है, काफी अच्छा, काफी खराब। इसको जब इन्वेस्टमेंट करें इस फंड में तो इस चीज को आप ध्यान में रखना पड़ेगा। और इसके जब नेगेटिव पॉइंट्स की बातें करते हैं, इसकी लिक्विडिटी काफी कम है। लिक्विडिटी कम होने का मतलब, क्योंकि 501 ऑनवर्ड स्टॉक्स में ये स्टॉक्स होते हैं तो लिक्विडिटी कम होती है। और यदि मोतीलाल ओसवाल ने 501 से 750 के स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया और कभी रिडम्पशंस का प्रेशर यदि फंड मैनेजर के पास आ गया, तो आप जानते हैं कि फंड मैनेजर के पास कैश रिटर्न लिमिट की कुछ सीमाएं होती हैं, और रिडम्पशन यदि उससे अधिक आता है तो वो अपने स्टॉक्स को औने पौने दाम में उनको बेचना पड़ता है, जस्ट टू ऑनर द इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टर ने जो रिडम्पशन दिया उसको ऑनर करने के लिए उसको बेचना पड़ता है। और चूंकि जब वो औने पौने दाम में बेचेंगे, इसका मतलब उनके बेंचमार्क का रिटर्न कुछ और होगा और आपके फंड का रिटर्न कुछ और होगा, और इसी के डिफरेंस को कहते हैं ट्रैकिंग एरर। सो लिक्विडिटी कम होने के कारण ट्रैकिंग एरर की काफी संभावनाएं हैं, और इस स्टॉक्स में हाई वोलेटिलिटी काफी अधिक है, और चूंकि हाई वोलेटाइल है इसे ये रिटर्न भी इसमें काफी अच्छे हैं। सो बिफोर इन्वेस्टमेंट
वी मस्ट केयरफुली एनालिसिस करना चाहिए और रिस्क मैनेजमेंट को भी ध्यान में रखना चाहिए। यदि हम इन तीनों पॉइंट्स को कंक्लूड करें तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि यदि आप चाहते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना ही है तो सबसे पहले आप 5 इयर्स का व्यू रखें, और वो भी एसआईपी में एसआईपी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट के थ्रू इन्वेस्टमेंट के, नॉट लमसम मोड ऑफ थ्रू। इट इज ओनली बिकॉज दिस फंड इज नॉट सुटेबल फॉर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर, और कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए प्लान वेनिला डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड जो है वही बेस्ट है। लेकिन यदि आप मॉडरेट इन्वेस्टर हैं या एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, इवन इफ यू आर मॉडरेट इन्वेस्टर, यू कैन गो फॉर एनएफओ बट ओनली थ्रू एसआईपी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट। लेकिन यदि आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो आपको लमसम मोड भी ऑप्ट करना, इस एनएफओ में पार्टिसिपेट भी करना चाहिए और लमसम मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट अपनाना चाहिए। बिकॉज आप रिस्क लेंगे तो संभावना है कि आपको मेनीफोल्ड रिटर्न्स मिले, क्योंकि आप एग्रेसिव हैं तो आप अधिक लॉस के लिए भी, रिस्क के लिए भी आप तैयार रहें। सो इन कंक्लूडिंग लाइंस, ये फंड कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है। मॉडरेट इन्वेस्टर्स चाहे तो एसआईपी मोड ऑफ थ्रू कर सकते हैं, दैट टू फॉर द 5 ईयर व्यू, और यदि आप एग्रेसिव हैं तो यू मस्ट गो फॉर इट। हालांकि ये मेरा ओपिनियन है, लेकिन इन्वेस्टमेंट चूंकि आपको करना है तो अंतिम निर्णय आपका ही होगा। आप इसको, इस जानकारी का हेल्प लें और इन्वेस्ट का डिसीजन आप स्वयं लें।